Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we discuss editorials to help you improve your vocabulary and comprehension skills, and we discuss editorials from Monday to Friday. Okay, तो आज का एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले बैंकिंग वीडियो कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट से। ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं प्रीलिम्स से मेंस लेवल तक, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हर टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं, और आप इन्हें सब्जेक्ट वाइज भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप PM10 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 10% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। तो आज जो हम फर्स्ट एडिटोरियल जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉस्कोस मूव, यानी मॉस्को का कोई डिसीजन है जिसके ऊपर ये बात हो रही है। तो इसको आप क्विकली एक बार रीड कर लो, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली एंड देन वी विल डिस्कस। नेक्स्ट ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। अब मॉस्को यानी रशिया की बात हो रही है। मॉस्को जो है वो यूज़ किया गया है रशिया के लिए, ठीक है। तो जो ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जैसे कि एक कंट्री कैपिटल उसकी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर, मॉस्को एक सिटी का डिसीजन नहीं है, ये रशियन गवर्नमेंट का डिसीजन है, बट हम वहाँ की कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं रशियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं मेटोनिम्स। ओके, ठीक है। तो India's problems with the price of tomatoes may soon pale into insignificance in the face of an anticipated surge in international grain prices following the Kremlin's decision to end a deal which allowed Ukrainian grain shipments to reach the world. तो इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है अभी, जैसे जो टोमेटोज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो अगर हम इंडिया की प्रॉब्लम्स की बात करें टोमेटो प्राइसेस की, तो वो पेल हो जाएगी, यानी कि फीकी पड़ जाएगी। ओके, वो पेल हो जाएगी, इट विल पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं रहेगी अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल ग्रेन प्राइसेस जो बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, अगर हम उसको देखें। अच्छा, इन द फेस ऑफ मतलब कि जो ये जब इवेंट होगी तो उस केस में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है। तो क्या इवेंट होगी? एंटिसिपेटेड सर्ज। सर्ज क्या होता है? इंक्रीज, सर्ज करना। तो प्राइसेस जो है वो सर्ज होंगे, दे विल इंक्रीज शार्पली। और एंटिसिपेटेड मतलब जो चीज़ एक्सपेक्टेड है, कि ये एक्सपेक्टेड है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे जो ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रेमलिन का डिसीजन, अब यहाँ पे अभी हमने मेटोनिम्स की बात की थी, तो ये भी एक मेटोनिम है और ये रिप्रेजेंट करता है रशियन गवर्नमेंट को ही, ठीक है। तो क्रेमलिन्स डिसीजन टू एंड अ डील विच अलाउड यूक्रेनियन ग्रेन शिपमेंट्स टू रीच द वर्ल्ड, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक जो डील थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसमें दोनों कंट्रीज़ एक्सपोर्ट कर रही थी वीट इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो जो ट्रीटी है, अब रशिया ने कहा है कि वो उस डील को एंड कर रहा है रशिया, ठीक है। तो यानी अब वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे वीट, यूक्रेन और रशिया। द डील वॉज ब्रोकर्ड इन जुलाई 2022 बाय टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोआन। तो ये डील कब हुई थी? जुलाई 2022 में। ब्रोकर करना यानी किसी एग्रीमेंट को कराने में मदद करना। तो इसमें इस एग्रीमेंट को करने में हेल्प की थी रशियन टर्किश प्रेसिडेंट ने, यूनाइटेड नेशंस ने, और दोनों कंट्रीज़ यानी UN, रशियन प्रेसिडेंट, और दोनों यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है। एंड द टू कंट्रीज वॉरिंग कंट्रीज एंड अलाउड ग्रेन टू लीव यूक्रेन फ्रॉम 3 डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। तो यूक्रेन में 3 पोर्ट्स से यूक्रेन अलाउ कर सकता था वीट, उस यूक्रेन को अलाउड था वीट एक्सपोर्ट करना, ओडेसा, कॉर्नोमोक्स एंड यूजनी। तो इनके नाम हमें याद नहीं रखने हैं, ठीक है। हमें फोकस करना है कि क्या मैसेज करने कर रहा है पैसेज। तो यहाँ पे तीन पोर्ट से यूक्रेन अपना वीट एक्सपोर्ट कर सकता था। ये ट्रीटी इन ये UN जो टर्किश प्रेसिडेंट है और जो 2 वॉरिंग कंट्रीज़ हैं, ये रशिया और यूक्रेन, इनके बीच हुई थी ट्रीटी, ठीक है। तो इन पोर्ट के थ्रू यूक्रेन एक्सपोर्ट कर सकता था वीट अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, सख्त निगरानी में ही वो एक्सपोर्ट अलाउड था। वेसल्स कैरिंग, अब यहाँ पे वेसल्स मतलब शिप्स, ठीक है, जो कार्गो कैरिंग शिप्स हैं। तो वेसल्स कैरिंग द ग्रेन वर सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन एंड वर एस्कॉर्टेड बाय पायलट वेसल्स। तो उन शिप्स में इंस्पेक्शन की जाती थी, ठीक है, और
दे वर एस्कॉर्टेड, यानी से कि उनके साथ दूसरे शिप्स जाते थे, पायलट शिप्स जाते थे जो कार्गो कैरी कर रहे हैं, यानी जो ग्रेन्स कैरी कर रहे हैं शिप, उनके साथ साथ यानी एस्कॉर्टेड मतलब उनके साथ साथ दूसरे शिप्स भी जाते थे, पायलट वेसल्स जाते थे थ्रू दी हेविली माइंड ब्लैक सी। और ये ब्लैक सी बहुत ज़्यादा हेविली माइंड है। माइंड का मतलब कि ये रहा ब्लैक सी, ठीक है, और ये रहा यूक्रेन एंड दिस इज़ रशिया। तो रशिया यूक्रेन वॉर इस रीजन में हो रही है। ओके, तो अब ब्लैक सी के थ्रू अगर शिप्स को पास होना है तो रशिया और यूक्रेन दोनों कंट्रीज जो वॉर कर रही हैं तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उस ट्रीटी के अंदर, तो था। तो शिप्स जो है वो ब्लैक सी के थ्रू यहाँ से फिर वो इस सी के थ्रू फिर वो एक्सपोर्ट कर रहे थे ग्रेन्स को बाकी कंट्रीज़ की तरफ। यहाँ से इधर स्वेज कैनाल है और इधर अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ हमें बस ये ध्यान रखना है, ओके, ब्लैक सी में ये ट्रीटी हुई थी और ब्लैक सी बहुत हैविली माइंड है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंस लगी हुई हैं, बिछाई हुई हैं उस सी में, तो शिप्स के लिए डेंजरस है, इसलिए एस्कॉर्ट वेसल्स जो हैं वो जो यूज़ किए जाते हैं। अब टोटल ऑफ 33 मिलियन मीट्रिक टन्स वॉज दस एक्सपोर्टेड फ्रॉम यूक्रेन। तो इतना वीट एक्सपोर्ट हुआ इस डील के अंडर एंड रीच डिप्राइव्ड कंट्रीज़। कौन सी कंट्रीज़ तक पहुंचाया गया? जो डिप्राइव्ड है, यानी जो पुअर कंट्रीज़ है, जिनके पास फूड नहीं था अवेलेबल, तो वहाँ उन कंट्रीज़ तक पहुंचाया गया, इंक्लूडिंग दोज गेटिंग रिलीफ अंडर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंडर जिनको फूड मिल रहा है वहाँ तक भी यूक्रेन से वीट को एक्सपोर्ट किया गया। द अदर इफेक्ट ऑफ द शिपमेंट्स वाज दैट प्राइसेस व्हिच हैड राइजन शार्पली इन द वेक ऑफ द वॉर कूल्ड डाउन सब्सटेंशियली। तो एक और जो शिपमेंट पे, और शिपमेंट यानी कि जो ग्रेन्स एक्सपोर्ट की जा रही थी, उस पर एक और चीज़ का फ़र्क पड़ा, वो ये कि जो प्राइसेस जो वॉर के ठीक बाद, ठीक है, इन द वेक ऑफ मतलब वॉर के जस्ट बाद जो बढ़ गए थे प्राइसेस, वो बाद में कम हो गए थे। तो जब वॉर शुरू हुई तो वीट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, फिर बाद में वो कम हुए। अच्छा, इन द वेक ऑफ जब हम यूज़ करते हैं तो यूजुअली वो एक कोई अनप्लेजेंट चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ पे इन द वेक ऑफ वॉर, ठीक है। तो अच्छी चीज़ों के लिए हम इन द वेक ऑफ यूज़ नहीं करते। ओके, तो कूल डाउन सब्सटेंशियली, काफ़ी कम हो गए हैं प्राइसेस। द क्रेमलिन हैज़ नाउ अनाउंस दैट इट विल नॉट रिन्यू द डील। तो अब रशियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि वो ये डील को आगे नहीं ले जाएगी, रिन्यू नहीं करेगी, विच मीन्स दैट मैनी कंट्रीज़ विल फेस द प्रॉस्पेक्ट ऑफ फेमाइन। अब इसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें फेमाइन क्या होता है? अकाल। तो अकाल का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, प्रॉस्पेक्ट होता है कि फ्यूचर में किसी इवेंट के होने के चांसेस, तो अकाल होने के यानी कि फेमाइन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। द रशियन फेडरेशन एंड यूक्रेन आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर्स। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ ही वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर्स में से हैं। इसी वजह से अगर यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे फूड ग्रेन्स तो बाकी कंट्रीज अफेक्ट होंगी। While attempts had been made in the past week, principally by UN Secretary General Antonio Guterres, to get Moscow to relent, these efforts now seem to have failed, as admitted by the head of the global body himself. तो अब पिछले वीक में अटेम्प्ट्स कोशिश की गई थी कि ये इस डील को रिन्यू करवाया जाए, और मेनली किसने किया था? प्रिंसिपली मेनली जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने मॉस्को को, यानी मॉस्को रशियन गवर्नमेंट, तो उनको मनाने की कोशिश की। रिलेंट होता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो मना कर रहा है, ठीक है, और फिर वो अगर मान जाता है, ठीक है, पहले वो मना कर रहा है, आप रिक्वेस्ट करते हो, आप आर्ग्यूमेंट्स देते हो, ठीक है, किसी तरीके से आप उस पर्सन को एग्री कराने की कोशिश करते हो, और फाइनली वो मान जाता है, तो आप कहोगे कि दैट पर्सन इज़ रिलेंटेड, कि पहले नहीं मान रहा था और अब मान गया है। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि जो मॉस्को जो मना कर रहा था डील को रिन्यू करने से, वो मान जाए, लेकिन दीज एफर्ट्स नाउ सीम टू हैव फेल्ड। और ये अब लग रहा है कि ये एफर्ट्स फेल हो चुके हैं, और ये खुद माना है, एडमिट किया है, खुद माना है जो एंटोनियो गुटेरेस है, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने खुद ये माना है। इन अ स्टेटमेंट मिस्टर गुटेरेस एक्सप्रेस्ड डीप रिग्रेट
रिग्रेट होता है डीप सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट। तो उन्होंने अपनी सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट अपनी एक स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी जताई कि जो रशिया ने जो डिसीजन लिया उसके ऊपर। एंड नोटेड इट वुड स्ट्राइक अ ब्लो टू पीपल इन नीड एवरीवेयर। तो उन्होंने ये कहा कि इस डिसीजन से हर जगह लोगों पे बुरा असर पड़ेगा। ब्लो इज़ अ शॉक, ठीक है, शॉकिंग इवेंट या फिर एक अटैक भी हो सकता है, स्ट्राइक अ ब्लो। तो यहाँ पर है कि उससे काफ़ी सारे जो लोग, काफ़ी सारी कंट्रीज वो नेगेटिवली अफेक्ट होंगी। इन हिज अटेम्प्ट्स टू गेट रशिया टू रिलेंट, अभी हमने रिलेंट वर्ड देखा था, तो रशिया एग्री कर जाए, ठीक है, उन्होंने अपने जो एफर्ट्स अटेम्प्ट्स किए, कोशिश की कि रशिया भी मान जाए। मिस्टर गिटरेस हैड सिक्योर्ड सिग्निफिकेंट कंसेशंस इंक्लूडिंग 2 अमेरिकन वेवर्स दैट एग्जम्प्टेड रशिया फ्रॉम सैंक्शंस फॉर फूड एक्सपोर्ट्स। तो उन्होंने रशिया को मनाने के लिए उन्होंने क्या किया, अमेरिका से, यूएस से वेवर्स लिए, जिससे रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस थे वो उससे वो एग्जेम्प्ट कर दिया। सैंक्शंस होते प्रतिबंध, तो रशिया पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, सैंक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है। अब बहुत सैंक्शंस क्या होती है, ऐसे एक चीज़ पे नहीं लगती, उसमें केमिकल से लेके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर हो सकता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए रशिया पे, तो उनमें से कुछ चीज़ें जैसे कि फूड एक्सपोर्ट्स पे अमेरिका ने एग्री कर लिया कि हम रशिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया है एग्जेम्प्ट करना, यानी कि किसी रूल को मानने की ज़रूरत नहीं है रशिया को, वो सैंक्शंस रशिया पे लागू नहीं होंगे, ठीक है। वेवर क्या होता है कि जो फ़ी वेवर होता है, जैसे अगर कोई स्कूल है, कॉलेज है और वो उनका राइट है फ़ी लेना, लेकिन वो अपना राइट को छोड़ देते हैं कि नहीं, ओके ठीक है, आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही वेवर, यानी यहाँ पर जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए हुए थे रशिया पे, तो यूएस ने कहा ओके, रशिया को फूड एक्सपोर्ट्स पे ज़रूरत नहीं है जो है उन सैंक्शंस को फॉलो करने की। ओके, अ ब्रिटिश वेवर ऑन इंश्योरेंस, तो ऐसे ही इंश्योरेंस पे एक ब्रिटेन ने जो लगाया हुआ था जो सैंक्शंस, उस पे वेवर दिया ब्रिटेन ने। और रशियन शिपिंग एंड ऑन रशियन शिपिंग, ठीक है, एंड EU एग्जेम्पशन दैट अलाउड द अनफ्रीजिंग ऑफ रशियन फर्टिलाइजर्स। तो इन कंट्रीज से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, उसके अलावा EU से भी जो एंटोनियो गुटेरेस है उन्होंने एग्जेम्पशंस लिए थे ताकि रशिया मान जाए, ठीक है। बट दिस क्लियरली वॉज नॉट इनफ फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, लेकिन ये काफ़ी नहीं था रशियन प्रेसिडेंट के लिए। क्रेमलिन स्पोक्समैन कंफर्म्ड ऑन मंडे दैट द डिसीजन वॉज फाइनल। तो एक स्पोक्स पर्सन ने एक जो रशियन गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा कि ये डिसीजन जो है वो फाइनल है। प्रेसिडेंट पुतिन हैज़ डिमांडेड एन एंड टू सैंक्शंस ऑन रशियन एग्रीकल्चरल बैंक। तो उनकी क्या डिमांड थी कि इन सब चीज़ों पे भी सैंक्शंस ख़त्म होने चाहिए। जो सैंक्शंस ऑफर किए, जो एग्जेम्पशंस ऑफर किए गए वो काफ़ी नहीं है, तो इन पे रिजम्पशन ऑफ सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड पार्ट्स, इसके अलावा इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जो ये टॉलियाटी ओडेसा जो अमोनिया पाइपलाइन है इसको ब्लॉक किया गया है, उसके अलावा अनब्लॉकिंग ऑफ एसेट्स एंड अकाउंट्स ऑफ रशियन कंपनीज। तो ये सारी डिमांड्स हैं, ओके। तो ये यहाँ से आता है कि सारी डिमांड्स है रशिया की कि ये हमें एग्जेम्पशंस चाहिए, लेकिन ये हमें नहीं मिल रहे, इसलिए वो एग्री नहीं कर रहे हैं, ओके। सो इट इज़ अनलाइकली दैट वेस्टर्न नेशंस विल कंसीड मतलब कि वो इस बात को मानेंगे, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से एग्री नहीं कर रहे, ओके। तो ये नहीं इट इज़ अनलाइकली, इसके चांसेस कम है कि वो इस बात पे एग्री करेंगे, कंसीड, ठीक है। यूक्रेन मीनवाइल हैज सजेस्टेड दैट इट मे कंटिन्यू विद द शिपमेंट्स इवन विदाउट रशियन कंकरेंस। तो यूक्रेन ने कहा कि अगर रशिया एग्री नहीं करता, कंकरेंस यानी एग्रीमेंट, सहमति, तो रशिया की सहमति के बिना भी वो यूक्रेन एक्सपोर्ट करेगा। और डेवलपमेंट दैट इज़ बाउंड टू वरी द वेस्ट, लेकिन अगर यूक्रेन ऐसा करता है तो इससे वेस्ट जो है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो चिंता में, दे विल डेफिनेटली बी वरिड। बाउंड टू वरी मतलब कि दे विल डेफिनेटली बी वरिड, ठीक है। तो इट मे लीड टू एन एस्केलेशन, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर रशियन गवर्नमेंट के एग्रीमेंट के बिना अगर यूक्रेन ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करता है तो उसकी वजह से जो वॉर है वो एस्केलेट हो सकती है, यानी कि और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो सकती है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि जो नेटो है, नेटो का नाम आपने सुना होगा, जो नेटो कंट्रीज़ हैं, तो वो भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो सकती हैं।
A Ukrainian spokesman said his country was not afraid and would keep the shipments going if Turkey allowed the vessels to use the Bosphorus Strait. अब एक यूक्रेन ऑफिशियल ने कहा है कि अगर ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ठीक है, अगर बॉस्फोरस स्ट्रेट टर्की के कंट्रोल में है, अगर उसके थ्रू अगर टर्की अलाउ करता है तो वो उसके थ्रू अपने जो ग्रेन्स है उन्हें एक्सपोर्ट कंटिन्यू रखेंगे, यूक्रेन ने कहा है. ओके, द अदर ऑप्शन इज फॉर यूक्रेन टू एक्सपोर्ट ग्रेन थ्रू द लैंड रूट वाया ईस्टर्न यूरोप. तो अगर अब ये उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि लैंड रूट, यानी अब सी की जगह पहले जो यूक्रेन है वो ग्रेन्स ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के थ्रू यहाँ तक पहुँचाए और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करे. लेकिन अगर लैंड रूट जो है यूज़ करता है यूक्रेन तो क्या होगा? बट दैट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. उसमें अपनी अलग ही तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, इंक्लूडिंग लॉजिस्टिकल चैलेंजेस कि इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स को पहले तो ट्रांसपोर्ट करना लैंड पे, तो वो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हो गए. एंड द बैकलैश जो नेगेटिव रिएक्शन होता है किसी का, तो बैकलैश फ्रॉम फार्मर्स इन द रीजन. तो अगर ईस्टर्न यूरोप से इतनी सारी ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट होंगी तो वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो भी इसके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यूक्रेन उन्हें अंडरकट करने की कोशिश कर रहा है. जब आप अंडरकट करते हो बिजनेस के अंदर तो आप अपने कंपेटिटर से कम प्राइसेस पे सामान बेचते हो ताकि जो कस्टमर्स हैं वो आपके पास आ जाएं, ठीक है, अंडरकट करना. तो यानी इससे हम ये समझ सकते हैं उन्हें लग रहा है कि यूक्रेन अगर उस रीजन के थ्रू अपने ग्रेन्स एक्सपोर्ट करेगा तो उनके लिए हार्मफुल होगा. ऑल आइज विल नाउ बी ऑन अफ्रीका रशिया समिट लेटर दिस मंथ. तो इस मंथ के एंड में अफ्रीका रशिया की समिट है, यानी कि जो हेड्स ऑफ स्टेट्स है या जो सीनियर लीडर्स हैं वो मिलेंगे, वेयर प्रेसिडेंट पुतिन विल फेस प्रेशर फ्रॉम अफ्रीकन नेशन, जहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगी ताकि वो अलाउ करें जो ग्रेन एक्सपोर्ट है उसे. सो दैट हैव बीन अमंग द रेसिपिएंट्स ऑफ यूक्रेनियन ग्रेन्स. तो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो यूक्रेनियन ग्रेन, यूक्रेन से जो ग्रेन है वो इम्पोर्ट कर रही थी, रिसीव कर रही थी. रेसिपिएंट्स मतलब कोई चीज़ जो रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है. तो अफ्रीकन कंट्रीज़ काफ़ी थी जो यूक्रेन से ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर रही थी, इम्पोर्ट कर रही थी. तो वो हो सकता है रशियन प्रेसिडेंट पे प्रेशर बिल्ड करें. सो दिस वाज द एडिटोरियल फ्रॉम द स्टेट्समैन. और जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे आज के इस सेशन में, वो इस एडिटोरियल में वो ये रहे, ठीक है. आप यू कैन क्विकली गो थ्रू दीज. अच्छा, प्रॉस्पेक्ट हमने देखा था कि किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, लेकिन प्रॉस्पेक्ट अगर वर्ब की तरह यूज़ हो तो उसका क्या मतलब होगा? प्रॉस्पेक्ट, दिस इज़ द व्हाट इज़ द प्रॉस्पेक्ट. तो यहाँ पर एक नाउन है प्रॉस्पेक्ट, यानी कि इसके चांसेस क्या हैं फ्यूचर में, ठीक है. अगर हम कहें कि द कंपनी इज प्रॉस्पेक्टिंग फॉर हम कह सकते हैं सिल्वर, ठीक है. तो यानी कि वो सर्च कर रहे हैं, वो जो है अर्थ में वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो डिगिंग कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं इस चीज़ को ढूंढने के लिए. तो प्रोस्पेक्टिंग वहाँ एज अ वर्ब यूज़ होता है, उसका मतलब होता है ढूंढना. स्पेशली जब आप कोई चीज़ ज़मीन में ढूंढते हो, जैसे कि कोई प्रेशियस मेटल है या कोई मिनरल है, तो वहाँ भी यूज़ होता है. तो नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ हो सकता है. ओके, तो ये बाकी वर्ड्स. चलो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल. ओके, तो ये है रिप ऑफ डिग्रीज, और इसको आप रीड कर लो. नेक्स्ट ओके, तो द ट्रिब्यून का एडिटोरियल है, द यूके इज सीकिंग टू इफेक्ट रिफॉर्म्स. अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है. अफेक्ट और इफेक्ट, ठीक है. अफेक्ट किसी चीज़ का नेगेटिव असर होना दूसरे पे, दिस इज अ वर्ब. इफेक्ट जो है वो यूजुअली हम जैसे एज अ नाउन यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है क्या असर हुआ, ठीक है, जो नाउन है. लेकिन इफेक्ट को हम एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, और जब हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है कोई चीज़ को
एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, या किसी चीज़ को होने में कोई रोल प्ले करना। तो यहाँ पर यूएस इज सीकिंग टू इफेक्ट रिफॉर्म्स, यानी कि रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है द यूके। और रिफॉर्म्स कहाँ पर, रिफॉर्म्स क्या होते हैं, इम्प्रूवमेंट्स। तो किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, एजुकेशन, अपने एजुकेशन सिस्टम में। With Prime Minister Rishi Sunak announcing a crackdown on the institutes that are mere teaching shops। तो यहाँ पर क्रैकडाउन अनाउंस किया है जब कोई गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है किसी भी एक्टिविटी के अगेंस्ट, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्रैकडाउन। ओके, तो यहाँ पर जो क्रैकडाउन हुआ है वो किस पे हुआ है, इंस्टीट्यूट्स पे जो सिर्फ और सिर्फ, मियर मतलब ओनली, कि वो सिर्फ क्या है, टीचिंग शॉप्स हैं, वो प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस जहाँ एजुकेशन से उनका इतना रिलेशन नहीं है, वो उनका शॉप्स वर्ड यूज़ किया, यानी कि सिर्फ पैसा कमाने पर ही फोकस है। ठीक है, ऑफरिंग रिप ऑफ डिग्रीज, रिप ऑफ एक इनफॉर्मल वर्ड है, रिप ऑफ का मतलब होता है नकली डिग्रीज, या कहीं कि असली जैसी लगने वाली, पर तो यहाँ पर रिप ऑफ डिग्रीज यानी डिग्री तो दे रहे हैं पर उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है, वैल्यू नहीं है। द स्टूडेंट्स ऑफ दीज institutes have failed to find decent employment and are thus burdened with hefty education loans। तो लोग जाते हैं यूके पढ़ने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो डिग्री तो ले लेते हैं पर दे फेल टू फाइंड अ डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, उन्हें सही या अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनके पास जो हैवी लोन्स है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ लोन है, क्योंकि बहुत लोग जो है लोन लेकर पढ़ने जाते हैं यूके, तो उनके ऊपर जो ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ लोन है, हेफ्टी लार्ज अमाउंट्स ऑफ लोन्स, तो उन्हें रीपे करने में दिक्कत होती है, दे आर बर्डन्ड विद, उसका बोझ उनके ऊपर रहता है। दो द मूव इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय सुनक्स ओपोनेंट्स। तो ये जो डिसीजन है, मूव यानी कि जो ये डिसीजन लिया है कि क्रैकडाउन किया जाएगा ऐसे इंस्टीट्यूट्स पे और रिफॉर्म्स लाए जाएंगे यूके के एजुकेशन सिस्टम में, तो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जो ऋषि सुनक, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो यानी कि इस जो नेक्स्ट क्लॉज होगा इस सेंटेंस में वो कंट्रास्टिंग होगा। तो ऑल्दो उनके ओपोनेंट्स तो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ लाइकली टू बेनिफिट इंडियन स्टूडेंट्स, लेकिन इससे इंडियन स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा, ऐसा लग रहा है कि इससे फ़ायदा होगा, लाइकली यानी कि इसके चांसेस ज़्यादा है कि ये इंडियन स्टूडेंट्स की मदद करेगा। who have been flocking to the UK in the hope of getting world-class education from its leading universities and improving their career prospects। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडियन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो फ्लॉक कर रहे हैं। तो जब आप फ्लॉक क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ, जैसे एक ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है, तो जब हम फ्लॉक को एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, दैट मीन्स टू गो समवेयर इन अ ग्रुप, कहीं पे आप एज अ ग्रुप जा रहे हो। तो इंडियंस लार्ज नंबर्स में यूके जाते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, इस उम्मीद में कि उन्हें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी और लीडिंग जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे उनसे, और इससे उनके जो करियर के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो करियर में सक्सेस के जो चांसेस हैं फ्यूचर में, प्रॉस्पेक्ट्स का यहाँ पर मतलब है कि जो फ्यूचर में चांसेस हैं, ठीक है। अब प्रॉस्पेक्ट वर्ड आप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेज में यूज़ कर सकते हो। जैसे तो हमने लास्ट एडिटोरियल में देखा द प्रॉस्पेक्ट ऑफ फेमाइन, ठीक है, तो प्रॉस्पेक्ट यानी कि उसके चांसेस, तो फेमाइन एक नेगेटिव जो है सिनेरियो है और उसके चांसेस की बात हो रही थी। यहाँ पर बात हो रही है जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ यानी कि जो फ्यूचर में जो उनके सक्सेस के चांसेस हैं, तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ, तो ये इंडियन स्टूडेंट्स की हेल्प कैसे करेगा, इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी अबाउट द वैल्यू ऑफ द कोर्सेज ऑन ऑफर। तो इंडियन स्टूडेंट्स को ये पता चल जाएगा कि कौन से कोर्सेज वैल्यूएबल हैं और कौन से वैल्यूएबल नहीं हैं, उनके लिए कौन से कोर्सेज करने से उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। नोटेबली एज पर द 2020-21 डेटा, इंडियंस आर द सेकेंड लार्जेस्ट कोहोर्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द कंट्री आफ्टर द चाइनीज़। तो सबसे यूके में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो चाइनीज़, और उनके बाद सेकंड नंबर पे इंडियंस हैं, ठीक है। और जो अच्छा सेकंड लार्जेस्ट कोहोर्ट होता है एक ग्रुप, तो जिनके अंदर कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि 18 to 20 ईयर ओल्ड मेल्स की अगर हम बात करते हैं, तो अब वो एक स्पेसिफिक ग्रुप हो गया ना, तो उसको हम कहेंगे कोहोर्ट, ओके।
तो या फिर अगर हम बात करें वेमेन जो 25 to 30 ईयर ओल्ड है, ठीक है, या फिर 25 ईयर ओल्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोहोर्ट हो जाएगा कि इस ग्रुप में कुछ लोग हैं जिनके अंदर एटलीस्ट एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट ग्रुप आप कंसिडर कर सकते हो, तो लार्जेस्ट कोहोर्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द कंट्री आफ्टर द चाइनीज। So Sunak's argument in support of his aim to protect prospective students from being sold false dreams should be weighed in by all stakeholders। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो उनका जो आर्ग्यूमेंट है, उन्होंने कहा कि हमें प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं। प्रोस्पेक्टिव यानी कि जो फ्यूचर में होने वाले हैं। अब फ्यूचर में क्या होंगे, फ्यूचर में जो स्टूडेंट होंगे, अभी स्टूडेंट नहीं है पर फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स आएंगे, ओके। तो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, प्रोस्पेक्टिव बायर कौन होगा कि अभी वो बायर नहीं है पर हो सकता है बाद में वो हमसे कुछ परचेज करे, तो प्रोस्पेक्टिव बायर कहा जाएगा। तो आई होप प्रोस्पेक्टिव क्लियर है। तो स्टूडेंट्स को किससे बचाना है, फ्रॉम बीइंग सोल्ड फॉल्स ड्रीम्स, के जो नकली जो ड्रीम्स बेचे जाते हैं उन्हें, किस सेंस में कि आप ये वाला कोर्स करेंगे तो आप के लिए आपकी जो डिग्री है वो बहुत वैल्यूएबल होगी और आपको अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो ये जो ड्रीम्स जो हैं वो सेल किए जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो दे शुड बी वेड इन बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। तो इनके जो आर्ग्यूमेंट है इसके ऊपर सब स्टेक होल्डर्स यानी कि इस सिचुएशन में जो लोग इससे अफेक्ट होंगे, जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बाकी और स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट है, ठीक है, तो सबको इसके ऊपर अपने व्यूज़ देने चाहिए। वे इन करना यानी अपने विचार किसी टॉपिक पे, अपने किसी सब्जेक्ट पे अपने आइडियाज़ को कन्वे करना। तो ही हैज़ बैक्ड इट विद सम आई ओपनिंग स्टैटिस्टिक्स। तो जो प्राइम मिनिस्टर यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है अपने आर्ग्यूमेंट को, किससे, आई ओपनिंग स्टैटिस्टिक्स, आंखें खोल देने वाली स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। अराउंड 30% ऑफ द ग्रेजुएट्स फेल टू प्रोग्रेस इनटू हाईली स्किल्ड जॉब्स और फर्दर स्टडी 15 मंथ्स आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये एक स्टैटिस्टिक है, क्या कि 30% जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो उन्हें हाईली स्किल्ड जॉब्स नहीं मिलती या फिर वो फर्दर स्टडी के लिए भी नहीं जाते, ठीक है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के 15 मंथ्स बाद भी। तो ये एक सरप्राइजिंगली हाई नंबर है कि इतने परसेंट ग्रेजुएट्स को ना जॉब मिली और ना ही वो हायर एजुकेशन में गए हैं, ओके। सो अ केयरफुल परयूजल इज़, अगर आप किसी चीज़ को ध्यान से स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं परयूजल। तो अ केयरफुल परयूजल ऑफ ब्रिटेन्स रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस एज इट सिफ्ट्स द मीडियोकर एंड बिलो एवरेज वंस फ्रॉम द गुड इंस्टीट्यूट्स शुड बी अ मस्ट फॉर दोज एस्पायरिंग टू स्टडी इन द यूके। तो इसीलिए एक बहुत ध्यान से जो भी लोग यूके में स्टडी करना चाहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से देखना चाहिए जो ब्रिटेन की रैंकिंग है कॉलेजेस की, उसे, क्योंकि ये रैंकिंग क्या करती है, इट शिफ्ट्स मीन्स सेपरेट, ये शिफ्ट्स नहीं है, इट इज़ शिफ्ट यानी अलग अलग करना। जो हायर रैंकिंग है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें अलग करना, जो लोअर रैंकिंग है, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें अलग करना। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है, तो जो हायर रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें मीडियोकर या बिलो एवरेज इंस्टीट्यूट्स से अलग करने का काम करती हैं जो ब्रिटेन की रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस है। तो उस पे ध्यान, इट इज़ अ मस्ट, वो ज़रूरी है कि सब जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं यूके में वो इस पर ध्यान दें, रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस पे। दिस सिचुएशन ऑल्सो एज्यूम्स सिग्निफिकेंस इन द लाइट ऑफ अ recent social media post by an Indian students in the UK going viral। तो अब ये it assumes significance यानी कि ये important हो गई है, assumes significance। अब यहाँ पे assume करना यानी कोई चीज़ मान लेना नहीं है, इसका मतलब है कि when something assumes significance या assumes something, तो इसका मतलब है कि वो जैसे ये चीज़ अब इम्पॉर्टेंट हो गई, इट हैज़ एज्यूम्ड सिग्निफिकेंस, इट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ, कि अगर हम कहें कि इस केस में जैसे इन द लाइट ऑफ अ रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट, तो इस अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट आई है, अगर हम उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, इन द लाइट ऑफ यानी उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये सिचुएशन जो ऊपर हमने डिस्कस की है। तो उस सोशल मीडिया पोस्ट में क्या हुआ, As she vented her frustration, VENT, तो वेंटिलेशन, ठीक है, वेंटिलेशन जो जिसके थ्रू एयर जो है वो
जो फ्रेश एयर है वो बिल्डिंग्स में सर्कुलेट की जाती है, ठीक है। तो वेंटिलेशन, अब यहाँ पे वेंट करना, ठीक है, सिमिलर मीनिंग, पर यहाँ पर इमोशंस या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, तो बाहर निकालना। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है उस पर्सन ने, शी वेंटेड हर फ्रस्ट्रेशन, तो उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो जाहिर की ओवर हर इनेबिलिटी टू फाइंड अ प्रॉपर जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन। यूके में उन्होंने स्टडी की होगी और उसके बाद उन्हें प्रॉपर जॉब नहीं मिली, तो उस पर फ्रस्ट्रेशन शो की अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे। इट फाउंड रेजोनेंस अमंग मैनी ग्लोबल ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो यही इसी चीज़ पे काफ़ी जो और कंट्रीज़ के भी जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने यूके में स्टडी किया, तो वो लोग भी रेजोनेट कर रहे थे, यानी वो भी इससे रिलेट कर पा रहे थे, इससे उनके भी एक्सपीरियंसेस भी सिमिलर थे, ठीक है, एज दे शेयर देयर हार्ट रेंडिंग एक्सपीरियंसेस। तो बाकी जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने भी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किए। और कैसे एक्सपीरियंसेस थे? हार्ट रेंडिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग, डिसअपॉइंटिंग, ऐसी हार्ट रेंडिंग होती है कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा सैड कर दे, ओके। तो दिस इज़ द हार्श रियलिटी, और यही कड़वी सच्चाई, हार्श रियलिटी है, okay, whether a course is viable enough to translate into worthwhile work opportunity should be the basis of choosing a college abroad. लास्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं कि क्या कोई कोर्स जो है वो वायबल है, यानी कि वो उसके पास एबिलिटी है अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने की या नहीं। ये जो है ये बेसिस होना चाहिए कि जब आप बाहर पढ़ने जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो ये आपका डिसीजन जो है इस पे बेस्ड होना चाहिए कि उस कोर्स से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ठीक है। वन बाय वन हम देखते हैं कि वायबल होता है कोई चीज़ जो की जा सकती है या नहीं, ठीक है। दिस इज़ अ वायबल सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे वायबल किसकी बात हो रही है? कोर्स की। तो यानी क्या कोर्स के पास एबिलिटी है कि वो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड कर सकता है या नहीं, ओके। तो यहाँ पर वायबल का मीनिंग है। अच्छा, ट्रांसलेट इनटू मतलब कि लीड टू समथिंग, ट्रांसलेट इनटू दिस। तो ट्रांसलेट इनटू, अब यहाँ पर ट्रांसलेशन एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मतलब हो रहा है कि क्या वो कोर्सेज जो है वो वर्थवाइल वर्क अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो ट्रांसलेट इनटू मतलब कैन दे लीड टू दिस, ओके। तो अच्छा, वर्थ और वाइल से मिलके बना है, वाइल इज टाइम। तो क्या आपके टाइम के वर्थ है, यानी जितना आप उस पर टाइम स्पेंड करो क्या उतना वो आपको रिटर्न दे रहा है या नहीं, तो इसलिए वर्थ वाइल होगा। और वर्थ वाइल सिर्फ टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं होता, वो मनी के कॉन्टेक्स्ट में भी आप यूज़ कर सकते हो, एफर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या आपके मनी, आपके टाइम, आपके एफर्ट्स के जितना है या नहीं। तो वर्थ वाइल इज़ जो आपके एफर्ट्स, टाइम और मनी का एक अच्छा रिटर्न देता है, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है या नहीं वो कोर्स, ये बेसिस होना चाहिए जब आप बाहर किसी भी दूसरी कंट्री में स्टडीज़ के लिए जाते हैं। तो सो दिस वाज द एडिटोरियल फ्रॉम द ट्रिब्यून, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे इस एडिटोरियल से वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप you enjoyed this session. Please let us know in the comment section. Thank you.